नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी में अपन लेकर आए हैं 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। तो दोस्तों, आज की इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेज को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, आज की अपनी जो इम्पोर्टेंट सीरीज़ रहने वाली है वो रहेगी सीरीज़ नंबर 50। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की इस प्रश्नोत्तरी में आप कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और आज की प्रश्नोत्तरी आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। तो इसको बहुत ही ध्यान से आप इसको बिल्कुल दिमाग में सेट करते हुए प्रत्येक प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप भी करते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 रहने वाला है अपना यहाँ पे थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रश्न करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों कि थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 1, थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो बैंकॉक, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर ब्राज़ील, इनमें से कौन सी जगह पे थॉमस कप 2022 का आयोजन हुआ। तो प्रश्न नंबर 1 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है बैंकॉक। बैंकॉक में इसका आयोजन, और बैंकॉक में भी दोस्तों इसका आयोजन थाईलैंड में हुआ था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 रहेगा अपना इम्पोर्टेंट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 देखिए दोस्तों, थॉमस कप 2022 का विजेता कौन सा देश है। यहाँ पे दोस्तों थॉमस कप 2022 का विजेता पूछा गया है कि विजेता देश कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों, इसमें जो फैक्ट मैंने डाले हैं वो यहाँ पे सीधे सीधे मैंने उत्तर के तौर पर ही डाल दिया है कि थॉमस कप 2022 का विजेता कौन सा देश है, तो वो भारत रहेगा दोस्तों। यहाँ पे उप विजेता कौन है, तो वो इंडोनेशिया रहेगा। और यहाँ पे 14 बार की विजेता इंडोनेशिया को हराकर भारत ने पहली बार थॉमस कप 73 साल बाद जीता है। ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे सीधा सीधा इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत। और ये 73 साल बाद भारत ने इसका खिताब जीता है। और ये किससे संबंधित रहेगा थॉमस कप। तो दोस्तों थॉमस कप ये बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता रहेगी। ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 रहेगा। प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पे अपन फैक्ट के रूप में ही डाला है मैंने दोस्तों। इसमें भी अपने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिए है कि उबेर कप का विजेता कौन सा देश है। तो ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है कि उबेर कप का विजेता देश है वो दोस्तों यहाँ पे उबेर कप का विजेता रहेगा वो रहने वाला है इसका प्रश्न नंबर 3 का सही आंसर दक्षिणी कोरिया उबेर कप का विजेता है। और इसका उप विजेता वो चीन रहेगा दोस्तों। और उबेर कप किससे है, तो ये भी बैडमिंटन की प्रतियोगिता रहेगी दोस्तों, लेकिन ये महिलाओं की प्रतियोगिता है दोस्तों। यहाँ पे इससे पहले अपन ने थॉमस कप देखा था, ये पुरुषों की प्रतियोगिता रहेगी दोस्तों। और जो उबेर कप है ये महिलाओं की प्रतियोगिता रहेगी। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। और दोस्तों, आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 रहेगा दोस्तों। माफ़ी चाहता हूँ कि आज की इस प्रश्नोत्तरी में अपन ने जो प्रश्नों को टाइप किया है वो थोड़ा फ़ॉन्ट में साइज़ कम है। यहाँ पे जो आपको थोड़ा बारीक के दिखाई देंगे, तो फ़ॉन्ट के लिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों। यहाँ पे फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा। ये पूछा गया है कि फीफा अंडर 17, यहाँ पे अंडर 17 की बात है दोस्तों कि महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, अपने को यहाँ पे ये बताना है। तो भारत, अमेरिका, चीन, ये और दोस्तों यहाँ पे सूडान है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन के रूप में आप देख ले तो यहाँ पे सूडान रहेगा दोस्तों। तो इसका थोड़ा सा इसको थोड़ा सेट करके सूडान, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 पे सूडान। तो फीफा अंडर 17 2022 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे भारत में इसका आयोजन होगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। और इससे पहले इसका शुभंकर के रूप में आपको मैं बता दूं दोस्तों, तो इसका शुभंकर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ईबा, यानी फीफा अंडर 17
महिला फुटबॉल विश्व कप का जो शुभंकर रहेगा वो शुभंकर रहने वाला है दोस्तों यहाँ पे ईबा। और ईबा क्या है, तो ईबा एक एशियाई शेरनी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 रहेगा अपना अगला प्रश्न, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों करंट अफेयर्स कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल, यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों, पुरुष एकल का खिताब है वो किसने जीता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। तो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविक, लिएंडर पेस, एशले बार्टी, इनमें से कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब टाइप करते रहना है। और दोस्तों टेनिस से संबंधित टूर्नामेंट है तो इम्पोर्टेंट रहेगा एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। टेनिस के चारों जो ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, ये चारों के चारों अपने को यहाँ पे बिल्कुल याद रखने हैं। इंपॉर्टेंट 1% आपको निश्चित तौर पे इनमें से मिल जाएगा। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 5 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता है। दोस्तों स्पेन के राफेल नडाल, इसने ये जीता है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की इसमें फैक्ट के रूप में अगर देखें तो इसका सही उप विजेता कौन सा रहेगा, तो उप विजेता के तौर पर कैस्पर रूड, ये कैस्पर रूड रहेगा जो नॉर्वेजियन का खिलाड़ी है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्तों। तो विजेता रहेगा यहाँ पे राफेल नडाल और उप विजेता रहेगा यहाँ पे दोस्तों कैस्पर रूड जो नॉर्वेजियन के रहेंगे। दोस्तों आज की प्रश्न उत्तरी अगर पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहें। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 रहने वाला है अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब किसने जीता है। दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में पुरुष एकल का खिताब पूछा था, लेकिन इसमें फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब पूछा गया है, ये किसने जीता है। तो दोस्तों एशले बार्टी, इगा स्विटेक, सेरेना विलियम अजारेंका, इनमें से कौन है जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 6 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे इगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का महिला एकल का खिताब जीता है। और दोस्तों ये कहाँ की है इगा स्विटेक, तो ये पोलैंड देश की है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, और इसके फैक्ट के रूप में भी अगर देखें पहले यहाँ पे दोस्तों, तो इगा स्विटेक ने किसको हराकर जीता है, तो वो उप विजेता के तौर पर देखेंगे तो वो कोको गॉफ रहेगी दोस्तों, वो ये अमेरिका की खिलाड़ी रहेगी। इसे हराकर प्रथम स्थान वो इगा स्विटेक ने प्राप्त किया है। यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी महिला एकल फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 में। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 7 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 7 देखिए दोस्तों, IPL 2022 का खिताब किसने जीता। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी मिस प्रिंट जरूर है, किताब किसने जीता, ये किताब नहीं रहेगा, यहाँ पे IPL 2022 का खिताब रहेगा दोस्तों, ये किसने जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इसको थोड़ा सा खिताब के रूप में कर लेना है, किताब नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक होती रहती है दोस्तों। तो IPL 2022 का खिताब किसने जीता, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, ये इनमें से किसने IPL 2022 का खिताब जीता है। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 7 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पे गुजरात टाइटंस ने IPL 2022 का खिताब जीता है। और दोस्तों ये पहली ही बार में इसने ये टूर्नामेंट जीत लिया है, क्योंकि अब की बार IPL 2022 में 2 टीम नई थी, ये अपने को ध्यान रखना है। उनमें से गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये दोनों टीमें नहीं रहेगी। और इसके जो फैक्ट के रूप में देखें दोस्तों यहाँ पे अपन इसको, तो इसमें नेक्स्ट फैक्ट के रूप में निकल के आ रहा है कि खिताब तो किसने जीता है, तो वो गुजरात टाइटंस ने जीत लिया, लेकिन उप विजेता कौन रहेगी, तो वो राजस्थान रॉयल्स और इसके कप्तान संजू सैमसन रहेंगे। और जीता किसने था, तो वो गुजरात टाइटंस ने और इसके कप्तान हार्दिक पांड्या थे, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों यहाँ पे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों,
प्रश्न नंबर 8 रहने वाला है अपना अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों यहाँ पे कि IPL 2022 का कौन सा संस्करण था। IPL 2022 है ये कौन सा संस्करण था IPL का, ये पूछा गया है। तो दोस्तों 11, 12, 13, 15 इनमें से कौन सा संस्करण रहेगा, ये अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और दोस्तों आज की इस क्लास के जो क्वेश्चंस टाइप किए गए हैं ये फ़ॉन्ट के रूप में थोड़ी सी बारीक रहेंगे, इसमें आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो IPL 2022 कौन सा संस्करण था, तो दोस्तों ये 15वां संस्करण था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके फैक्ट के रूप में अपन देखें तो इसका पहला संस्करण वो प्रथम संस्करण 2008 में हुआ था। और ये किसने जीता था, तो ये राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। राजस्थान रॉयल्स ने प्रथम संस्करण जीता था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 9। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 2 बार टाइप हुआ है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो प्रश्न नंबर फिर से 8 आएगा अपने लिए। तो प्रश्न नंबर 8 देखिए दोस्तों एक बार फिर से कि IPL 2022 का स्पॉन्सर कौन था। यहाँ पे दोस्तों दोबारा से 8 नंबर टाइप हो गया है 9 की जगह। तो IPL 2022 का स्पॉन्सर कौन था, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टाटा ग्रुप, रिलायंस जियो, वीवो, ओप्पो इनमें से कौन है जो IPL 2022 का स्पॉन्सर थी, ये अपने को यहाँ पे बताना है। कौन सी कंपनी टाटा IPL 2022 के स्पॉन्सर थी, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का टाटा ग्रुप, ये IPL 2022 का स्पॉन्सर रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके फैक्ट के रूप में अगर देखें तो अपन यहाँ पे फैक्ट के रूप में अपने को यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों कि IPL 2022 में कुल 10 टीमें भाग लिया। IPL 2022 में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो वो कुल 10 टीमों ने भाग लिया था, ये भी आप ध्यान देने की बात है। और उनमें से पिछले IPL यानी 2021 के IPL या इससे 20 के IPL के रूप में जाने अपन तो इसमें 8 टीमों ने ही भाग लिया था, अब की बार 10 टीमों ने भाग लिया। तो ये 2 टीम कौन सी रहेगी, तो वो 2 टीम यहाँ पे दोस्तों गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स, ये दोनों टीमें हैं अब की बार IPL 2022 में पहली बार नई टीमें खेली है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 9 देखें दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 रहेगा अपना अगला प्रश्न, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कौन से देश में हुआ। यहाँ पे दोस्तों करंट अफेयर्स के प्रश्न अपन ने सेलेक्ट किए हैं कि ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 इसका आयोजन कौन से देश में हुआ, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर क्या रहेगा, कायरा मिस्र, बीजिंग चीन, कनाडा USA या नई दिल्ली भारत, इनमें से कौन सी जगह पर ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन हुआ। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 9 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों काहिरा मिस्र के अंतर्गत इसका आयोजन हुआ, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे, और इस प्रश्न नंबर 10 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कि ISSF 2022 में कौन सा देश पॉइंट टेबल में प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों यहाँ पे ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 इसमें पॉइंट टेबल में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, लेकिन ये इसका आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो इसका आयोजन अपन ने पहले ही देख लिया था कि इसका आयोजन काहिरा मिस्र में हुआ था। तो इसमें पॉइंट टेबल में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा, ये पूछा गया है। तो चीन, अमेरिका, भारत या फिर जापान। तो प्रश्न नंबर 10 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ISSF 2022 में पॉइंट टेबल में प्रथम स्थान पर भारत रहा था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। और इसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे वो मैं आपको इसमें फैक्ट के रूप में बताऊं, तो इसमें तो आंसर रहेगा भारत, और इसमें से भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। शूटिंग विश्व कप 2022 में भारत ने 7 मेडल और उनमें से 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल के साथ टोटल 7 पदक जीते थे, ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 11 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 11 यानी 11 रहेगा अपना, 6 विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी का क्या नाम है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि 6 विश्व कप, यहाँ पे 6 विश्व कप यानी क्रिकेट विश्व कप, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है, इसका क्या नाम है, ये पूछा गया है। तो प्रिया पुनिया, मिताली राज, झूलन गोस्वामी, स्मृति मंदाना इनमें से कौन है जो
6 विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी रहेगी दोस्तों। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी शेयर करते रहे, ताकि और भी दोस्तों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलता रहे। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे मिताली राज। ये 6 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी रहेगी दोस्तों। इसके फैक्ट के रूप में देखें तो दोस्तों, मिताली राज जो राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली है, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। मिताली राज राजस्थान के जोधपुर की रहने वाली है, जिसने 6 विश्व कप क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली एकमात्र खिलाड़ी रहेगी। और सर्वाधिक विकेट लेने वाली एकमात्र महिला है, वो बॉलर रहेगी दोस्तों यहाँ पे झूलन गोस्वामी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो बॉलर पूछे तो झूलन गोस्वामी सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला, और सर्वाधिक विश्व कप खेलने वाली पूछे तो 6 विश्व कप खेलने वाली रहेगी मिताली राज। ये अपने को ध्यान रखना है। चले दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 रहेगा दोस्तों, कतर ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों कि कतर ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट, यहाँ पे कतर ओपन 2022 पूछा गया है दोस्तों। जो टेनिस टूर्नामेंट है ये किस खिलाड़ी ने जीता है। तो एशले बार्टी, ईगा स्विटेक, सुनीता विलियम्स या सेरेना विलियम्स, इनमें से कौन सा है खिलाड़ी रहेगी जिसने कतर ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 12 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे ईगा स्विटेक ने कतर ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखिए दोस्तों, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पॉइंट टेबल में प्रथम स्थान पर रहा है। दोस्तों यहाँ पे बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक की बात कर रहा है, ग्रीष्मकालीन या समर ओलंपिक की बात नहीं कर रहा है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पॉइंट टेबल में प्रथम स्थान पर रहा था, ये पूछा गया है। अब दोस्तों इसी प्रश्न में एक प्रश्न तो अपने को यहाँ पे सीधा सीधा यही निकल के आ गया है कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। तो शीतकालीन 2022 का आयोजन ये बीजिंग में हुआ, ये अपने को यहाँ पे निकल के आ गया एक प्रश्न। लेकिन पॉइंट टेबल में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे नॉर्वे प्रथम स्थान पे रहा था। ये अपने को ध्यान रखना है। और इसके फैक्ट के रूप में दोस्तों यहाँ पे अपन देखें तो इसका संस्करण कौन सा रहेगा, तो शीतकालीन बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये 24वां संस्करण रहेगा दोस्तों। ये भी अपने को ध्यान रखना है। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 ये 24वां संस्करण था, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। तो प्रथम शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वो पेरिस फ्रांस के अंतर्गत किया गया था दोस्तों, जो 1924 में किया गया था। ये भी अपने को ध्यान रखना है। 1924 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का शुरुआत की गई थी, लेकिन ये दोस्तों लगातार नहीं हुई है। यहाँ पे अब ध्यान देने की बात है, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद भी इसका आयोजन बीच में रुका था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 14 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 रहेगा अपना, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका दूसरा संस्करण कहाँ हुआ, ये पूछा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहने वाली बात है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022, यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों, 2022 इसका दूसरा संस्करण कहाँ हुआ, ये पूछा गया है। तो दूसरा संस्करण नई दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा, मुंबई, इनमें से कौन सी जगह दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। तो प्रश्न नंबर 14 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा यहाँ पे कर्नाटक में इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण का आयोजन किया गया था। और दोस्तों इसके फैक्ट के रूप में अगर मैं आपको बताऊं तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का प्रथम संस्करण, यहाँ पे प्रथम संस्करण की बात करें तो वो भुवनेश्वर के उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया था दोस्तों। प्रथम संस्करण भुवनेश्वर उड़ीसा में, और इसका दूसरा संस्करण की बात करें तो वो दूसरा संस्करण कर्नाटक में आयोजित किया गया था। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। और दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का अभी तक 2 ही संस्करण हुए हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। पहला प्रथम जो भुवनेश्वर उड़ीसा में, और दूसरा जो कर्नाटक में हुआ था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 15 देखे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 15 रहेगा अपना अगला प्रश्न नंबर, खेलो इंडिया
यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का विजेता कौन है। यहाँ पे दोस्तों दूसरा संस्करण है, इसका विजेता कौन है ये पूछा गया है। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो वो मैंने बता दिया कि कर्नाटक में इसका आयोजन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ था। और इसका जो विजेता है वो पूछा गया है कि इसका विजेता कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, जैन, दिल्ली विश्वविद्यालय, इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी रहेगी जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दूसरे संस्करण की विजेता रहेगी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 15 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे जैन यूनिवर्सिटी, जैन विश्वविद्यालय, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम दूसरे संस्करण की विजेता यूनिवर्सिटी रहेगी दोस्तों। और इसके फैक्ट के रूप में अगर दोस्तों अपन देखें तो इसके फैक्ट के रूप में अपन इसकी उप विजेता वो कौन थी, तो इसकी उप विजेता रहेगी दोस्तों वो यहाँ पंजाब की यूनिवर्सिटी जिसका नाम थी, जिसका नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है दोस्तों, हाँ सॉरी, वो यूनिवर्सिटी रहेगी वो बंशीधर चौधरी बंशीधर यूनिवर्सिटी रहेगी दोस्तों, उसको हराकर इसने खिताब जीता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर अपना रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 16 रहेगा दोस्तों यहाँ पे कोटा विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों यहाँ पे कोटा विश्वविद्यालय जो राजस्थान से संबंधित है, इसने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 इसमें गोल्ड मेडल कौन से खेल में जीता है ये अपने को यहाँ बताना है दोस्तों। तो क्रिकेट, कुश्ती, कबड्डी, एथलेटिक्स। इससे पहले दोस्तों मैं बताऊँ तो इनका आयोजन कहाँ हुआ था, तो इनका आयोजन अपन ने देख लिया था कि वो कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में इनका आयोजन हुआ था। तो इनमें से राजस्थान की तरफ से कोटा विश्वविद्यालय ने खेलते हुए कौन से खेल में गोल्ड मेडल जीता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 16 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण में कोटा विश्वविद्यालय ने कबड्डी खेल के अंतर्गत गोल्ड मेडल जीता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। और दोस्तों इसने कौन सी यूनिवर्सिटी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है, तो वो मैं दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ कि इससे पहले वाले मैंने चौधरी बंशीलाल का नाम लिया था, लेकिन ये इस प्रश्न नंबर 16 का इसमें उपविजेता रहेगी कि इसने कोटा विश्वविद्यालय ने हरियाणा की यूनिवर्सिटी रहेगी जिसका नाम चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी है, इसको हराकर गोल्ड मेडल जीता है, ये अपने को ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 17 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 17 रहेगा अपना अगला प्रश्न। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष एकल में किसने जीता है। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों करंट अफेयर्स में कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 इसमें पुरुष एकल का खिताब, दोस्तों फिर से यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक ज़रूर है, माफ़ी चाहता हूँ, कि पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव या फिर लिएंडर पेस। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 17 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे राफेल नडाल ने ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब अपने नाम किया है। और दोस्तों इसमें देखें तो इसने किसको हराकर, यानी राफेल नडाल ने किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है, तो वो उप विजेता के तौर पर रहेगा दोस्तों यहाँ पे डेनियल मेदवेदेव जो रूस के खिलाड़ी है, उनको हराकर राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और दोस्तों यहाँ पे राफेल नडाल ने मैंने पहले ही बता दिया था कि ये कौन से देश के हैं, तो ये स्पेन देश के रहेंगे और मेदवेदेव वो रूस के रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 18। प्रश्न नंबर 18 रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है। यहाँ पे दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने प्रश्न नंबर 17 में पुरुष एकल का देखा था, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों एशले बार्टी, डेनियल कॉलिंस, विंस विलियम्स या सेरेना विलियम्स। तो प्रश्न नंबर 18 और इसका आंसर क्या रहने वाला है वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे।
पर्सन नंबर 18 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब वो एशले बार्टी ने जीता है दोस्तों। और ये निवासी कहाँ की रहेगी, तो ऑस्ट्रेलिया की ही निवासी रहेगी दोस्तों। इसके फैक्ट के रूप में देखें दोस्तों यहाँ अपन, तो एशले बार्टी इसमें फैक्ट के रूप में देखेंगे तो उप विजेता कौन है जिसे हराकर एशले बार्टी जीता है, तो वो डेनियल कॉलिंस रहेगी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी। और एशले बार्टी ने अब संन्यास भी ले लिया है दोस्तों, यहाँ पे ये भी अपने को ध्यान देने की बात रहेगी। तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की है और इसने डेनियल कॉलिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया की है उसे हराकर ही ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 19 देखें दोस्तों। पर्सन नंबर 19 रहेगा अपना, किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है दोस्तों। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पर्सन रहेगा कि किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो लवलीना बोरगोम को, मीराबाई चानू, मिताली राज, अवनी लेकरा। तो पर्सन नंबर 19 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 इसका खिताब जीता है मीराबाई चानू ने, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 20 देखे दोस्तों। पर्सन नंबर 20 रहेगा अपना अगला पर्सन नंबर 20 संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है। यहाँ पे ये ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी 2022 इसके विजेता कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो दिल्ली, पंजाब, केरल, राजस्थान। लेकिन यहाँ पे दोस्तों मैं इससे पहले बताऊँ कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो वो फुटबॉल से रहेगा दोस्तों। और संतोष ट्रॉफी की पहली बार जो शुरुआत हुई थी वो 1941 में हुई थी, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। लेकिन संतोष ट्रॉफी 2022 की विजेता कौन है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा केरल 2022 संतोष ट्रॉफी का विजेता रहेगा। चले दोस्तों इसके जो फैक्ट के रूप में बात करें अपन, तो फैक्ट के रूप में यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में अन्य ट्रॉफी हैं, लेकिन आपको यह भी फ़ॉन्ट के रूप में यहाँ पे देखें दोस्तों तो वो थोड़ी दिखाई नहीं देगी। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसमें BCH ट्रॉफ़ी, BC राय एच ट्रॉफ़ी, रोवर्स कप ये भी फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा दोस्तों BC राय ट्रॉफ़ी, मर्डेगा कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफ़ी, सुब्रतो कप और आशुतोष कप, ये सभी के सब फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ रहेगी दोस्तों। ये इसमें आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, लेकिन मैंने इसमें नाम लेके बोल दिया है कि डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो मुखर्जी कप है, आशुतोष कप है। इसके अलावा मर्डेगा कप, BC राय ट्रॉफ़ी, रोवर्स कप और DMH ट्रॉफ़ी, ये सभी ट्रॉफ़ी फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफियाँ है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर देखते हैं अपन, पर्सन नंबर 21। पर्सन नंबर 21 देखिए दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। यहाँ पे दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, ये पूछा गया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, तो नई दिल्ली, राजस्थान, पंचकुला हरियाणा या मुंबई महाराष्ट्र। तो पर्सन नंबर 21 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे पंचकुला हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन किया गया। और ये चौथा संस्करण था दोस्तों, ये भी अपने को ध्यान देने की बात रहेगी। संस्करण ये 4th नंबर का संस्करण रहने वाला है। नेक्स्ट और अगले इसमें फैक्ट के रूप में अगर देखें दोस्तों यहाँ पे, तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण था, ये मैंने आपको बता दिया। और पॉइंट टेबल में इसमें जो प्रथम स्थान पर पॉइंट टेबल में आया था वो हरियाणा ही था, और राजस्थान का इसमें पॉइंट टेबल में वो 10वां स्थान लगा था दोस्तों। तो ये भी अपने को यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला पर्सन नंबर 22 देखे दोस्तों। पर्सन नंबर 22 रहेगा अपना अगला पर्सन, 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कौन से देश में हुआ। दोस्तों 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022, पहले तो बात यहाँ पे संस्करण कौन सा है, तो 24वां रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 इनका आयोजन कौन से देश में किया गया था, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो टोक्यो जापान, बीजिंग चीन, नई दिल्ली भारत या हैमिल्टन कनाडा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों पर्सन नंबर 22 और इसका सही आंसर रहेगा 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन वो बीजिंग चीन में किया गया था।
और इसमें जो प्रथम स्थान पर आया था वो नॉर्वे रहेगा दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 23 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 रहेगा, कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट की मेज़बानी 2023 में करेगा। यहाँ पे दोस्तों कौन सा राज्य पहली बार विश्व बधिर T20 क्रिकेट की मेज़बानी 2023 में करेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। यहाँ पे महाराष्ट्र, केरल, राजस्थान, हरियाणा, इनमें से कौन सा स्टेट या राज्य रहेगा जो विश्व बधिर T20 क्रिकेट की मेज़बानी 2023 में करेगा। तो प्रश्न नंबर 23 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा केरल विश्व बधिर T20 2023 की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 24 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 रहेगा अपना, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता। यहाँ पे दोस्तों महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो स्वर्ण पदक, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता। तो प्रश्न नंबर 24 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और ये गोल्ड, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताऊँ तो गोल्ड मेडल या प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया, तो इसमें प्रथम स्थान जापान ने प्राप्त किया था। भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल यानी तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 25 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 25 रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 के लिए किस देश पर प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एक बार प्रश्न को दोबारा से पढ़ना, आपके समझ में आ जाएगी कि अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, यहाँ पे पैरा ओलंपिक समिति है, इसने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2022 में किस देश पर, जो बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक जो 24वां संस्करण था, तो इसमें जो 2022 में इसमें किस देश पर प्रतिबंध लगाया है, ये पूछा गया है कि पैरा ओलंपिक समिति ने किस देश पर प्रतिबंध लगाया है। तो भारत, चीन, बेलारूस, रूस, कनाडा, कोरिया या श्रीलंका, पाकिस्तान। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रूस और बेलारूस पर प्रतिबंध लगाया है। वो पैरा ओलंपिक समिति ने इस पर 2 देशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 26 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 26 रहेगा अपना अगला प्रश्न, वो देखिए दोस्तों यहाँ पे, आदर्शवाद के जनक कौन है। यहाँ पे दोस्तों आदर्शवाद के जनक कौन है, ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 26 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है, आदर्शवाद के जनक रहेंगे दोस्तों, वो रहने वाले हैं प्लेटो। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 देखिए दोस्तों, प्रयोजनवाद के जनक कौन है। यहाँ पे दोस्तों प्रयोजनवाद के जनक कौन है, ये पूछा गया है। तो प्रयोजनवाद के जनक कौन रहेंगे, सुकरात, प्लेटो, जॉन डीवी या अरस्तु। तो प्रश्न नंबर 27 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे जॉन डीवी, ये प्रयोजनवाद के जनक रहेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 28 देखिए दोस्तों। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी में फ़ॉन्ट जरूर आपको या इसकी साइज़ है वो थोड़ी ज़रूर छोटी दिखाई देगी, लेकिन इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आज की प्रश्नोत्तरी में फ़ॉन्टों को आपको एडजस्टमेंट करके ही आपको ध्यान से पढ़ना है। प्रकृतिवाद का जनक कौन है, ये पूछा गया है दोस्तों यहाँ पे, प्रकृतिवाद का जनक कौन है। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है प्रकृतिवाद का जनक कौन रहेगा, रूसो, प्लेटो, जॉन डीवी, न्यूटन। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 28 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है प्रकृतिवाद का जनक, वो रूसो रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 29। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे। प्रश्न नंबर 29 देखिए दोस्तों, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये विचारधारा किससे संबंधित है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, ये विचारधारा किसकी रहेगी, किससे संबंधित रहेगी। तो आदर्शवाद से, प्रकृतिवाद से, यथार्थवाद से, इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे यथार्थवाद से संबंधित रहेगी कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों।
नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 30 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 रहेगा अगला प्रश्न नंबर, सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा किससे संबंधित है। दोस्तों सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा है, ये किससे संबंधित रहेगी। तो प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, आदर्शवाद या फिर यथार्थवाद। सत्यम शिवम सुंदरम की विचारधारा किससे संबंधित रहेगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 30 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे आदर्शवाद से संबंधित रहेगी। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 देखिए दोस्तों, कौन सा दर्शन विज्ञान के सत्य को बताता है। यहाँ पे दोस्तों ध्यान देने की बात रहेगी, कौन सा दर्शन है जो विज्ञान के सत्य को बताता है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, इनमें से कौन सा दर्शन है जो विज्ञान के सत्य को बताता है। तो प्रश्न नंबर 31 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यथार्थवाद। यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, वो दर्शन कौन सा रहेगा। तो यथार्थवाद, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों कि विज्ञान के सत्य को कौन बताता है, तो यथार्थवाद बताएगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 32 रहेगा अपना अगला प्रश्न, कार्य और कारण पर आधारित दर्शन कौन सा है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है पहले कि कार्य और कारण के कारण पर आधारित दर्शन कौन सा है। इसमें मैं आपको बताऊं दोस्तों कि कोई भी कार्य आदमी क्यों करेगा, तो कोई भी कारण होने पर ही कोई भी आदमी कोई कार्य करता है। ये इसलिए यहाँ पे संबंध दर्शाया गया है कि कार्य और कारण, यानी किसी व्यक्ति को कोई कारण होगा तो ही कोई व्यक्ति कार्य करता है। ये इसमें कौन सा दर्शन है। तो प्रश्न नंबर 32 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे यथार्थवाद। ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, यथार्थवाद ये कार्य और कारण पर आधारित दर्शन रहेगा। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर रहेगा वो रहने वाला है 33। प्रश्न नंबर 33 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 रहेगा अपना अगला प्रश्न, मन व शरीर की एकता पर आधारित दर्शन कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे मन व शरीर की एकता पर आधारित, यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी, मन व शरीर इनकी एकता पर आधारित दर्शन कौन सा है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद, इनमें से कौन सा दर्शन है जो मन व शरीर की एकता पर आधारित रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 33 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मन व शरीर की एकता पर बल देने वाला दर्शन वो रहने वाला है दोस्तों प्रकृतिवाद। ये अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 34 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 34 रहेगा उपयोगितावाद से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे उपयोगितावाद से संबंधित दर्शन कौन सा है ये पूछा गया है। दोस्तों उपयोगितावाद से संबंधित दर्शन कौन है ये अपने को बताना है। तो आदर्शवाद, प्रयोजनवाद, प्रकृतिवाद या फिर जॉन डीवी। तो दोस्तों यहाँ पे उपयोगितावाद से संबंधित कौन है ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 34 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उपयोगितावाद से संबंधित जॉन डीवी रहेगा दोस्तों, जिसे अपन प्रयोजनवाद के नाम से भी जानते हैं। उपयोगितावाद या इसे अपन प्रयोजनवाद के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे अपना प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 देखिए दोस्तों, और आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद आती है तो जरूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहिए दोस्तों। आज की प्रश्नोत्तरी में फ़ॉन्ट जरूर आपके थोड़े से साइज़ में छोटे मिलेंगे, लेकिन आप इनको एडजस्ट करके आसानी से पढ़ सकते हैं। यथार्थवाद का जनक कौन है। प्रश्न नंबर 35, यथार्थवाद का जनक कौन है दोस्तों ये पूछा गया है। यथार्थवाद का जनक कौन रहेगा, तो वो प्लेटो, अरस्तु, रूसो, सुकरात, इनमें से कौन है ये पूछा गया है। प्रश्न नंबर 35, प्रश्न नंबर 35 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा यथार्थवाद का जनक अरस्तु रहेगा दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 36 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 रहेगा अपना अगला प्रश्न, गति के नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए। यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों, गति के नियम ये किसके द्वारा प्रतिपादित किए गए थे ये पूछा गया है।
तो न्यूटन, प्लेटो, आर्किमिडीज, गैलन इनमें से कौन है जो गति के नियम का प्रतिपादक रहेगा? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 36 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों न्यूटन गति के नियम का प्रतिपादक रहेगा दोस्तों यहाँ पे। और न्यूटन ने गति के कितने नियमों का प्रतिपादन किया था दोस्तों? तो न्यूटन ने गति के 3 नियमों का प्रतिपादन किया था। पहला नियम जिसे अपन जड़त्व का नियम बोलते हैं, दूसरा संवेग या त्वरण का नियम बोलते हैं, और तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 37 देखिए दोस्तों, कौन से नियम को संवेग या आवेग का नियम भी कहते हैं? दोस्तों कौन सा नियम है जिसे अपन संवेग या आवेग का नियम भी कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, बल का नियम, इनमें से कौन सा नियम है जिसे अपन संवेग या आवेग का नियम भी कहते हैं? तो प्रश्न नंबर 37 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे त्वरण का नियम को अपन संवेग या आवेग का नियम भी कहते हैं, जो न्यूटन का दूसरा नियम था, ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 देखिए दोस्तों, लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो त्वरण के नियम को, जड़त्व के नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया किसे कहते हैं? तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 38 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जड़त्व का नियम को जानते हैं, जिसे अपन न्यूटन का प्रथम नियम भी कहते हैं, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 देखिए दोस्तों, न्यूटन द्वारा प्रतिपादित नियम कौन से हैं? दोस्तों यहाँ पे न्यूटन के द्वारा जो प्रतिपादित नियम कौन से हैं ये पूछा गया है। न्यूटन द्वारा प्रतिपादित नियम कौन सा है दोस्तों? तो जड़त्व का नियम, त्वरण का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या फिर उपरोक्त सभी, ये अपने को ये बताना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है न्यूटन के उपरोक्त सभी, ये न्यूटन के द्वारा प्रतिपादित नियम रहेंगे। और दोस्तों ये तीनों ही नियम है ये न्यूटन के गति के नियम कहलाते हैं, यह भी अपने को ध्यान रखना है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 40 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 40 रहेगा अपना, उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा गया है। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं? तो 1, 2, 3 या 4, इनमें से कितने प्रकार के रहेंगे ये अपने को बताना है। प्रश्न नंबर 40। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, जिसे अपन प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक और तृतीय श्रेणी उत्तोलक के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 40 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 3 प्रकार के। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों 41। प्रश्न नंबर 41 देखिए दोस्तों, निम्न में से उत्तोलक के भाग है। दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक के भाग है, पूछा गया है कि उत्तोलक के भाग कौन से हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो अक्ष भुजा, बल भुजा, और यहाँ पे दोस्तों भारत भुजा की जगह यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, यहाँ पे आप भार भुजा कर लेना यहाँ पे, जिसे अपन भार भुजा, अक्ष भुजा, बल भुजा और तीसरी है भार भुजा। तो ये उत्तोलक के भाग कौन से हैं? तो प्रश्न नंबर 41 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा उपरोक्त सभी, यानी तीनों ही उत्तोलक के भाग रहेंगे। दोस्तों उत्तोलक क्या होती है? तो एक सख्त छड़ होती है, उसमें जो अक्ष होता है वो लगभग कहीं भी हो सकता है, लेकिन अक्ष बीच में अपन मानते हैं। जो बल होता है वो इसका एरो, और जो भार होता है जिसे प्रतिरोध बोलते हैं, ये 3 ही उत्तोलक के भाग रहेंगे दोस्तों, जिसे अपन भार, बल और अक्ष के रूप में इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 42 रहेगा अपना अगला प्रश्न।
प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या प्रदान करता है दोस्तों? यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक क्या प्रदान करता है ये पूछा गया है। दोस्तों उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक है वो क्या प्रदान करेगा अपने को? तो गति, संतुलन, बल, भार, इनमें से कौन सी चीज़ अपने को यहाँ पे प्रथम श्रेणी उत्तोलक प्रदान करेगा? तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 42 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक अपने को प्रथम श्रेणी उत्तोलक वो अपने को संतुलन या बैलेंस प्रदान करता है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों प्रथम श्रेणी उत्तोलक में एक तरफ अपने को बल भुजा आएगी, एक तरफ भार भुजा आएगी और बीच में अपने को यहाँ पे एक्स आएगा, इसलिए अपने को ये बल का या संतुलन का निर्माण करता है दोस्तों। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर रहेगा 43। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, उत्तोलक में हड्डियाँ क्या काम करती है? दोस्तों उत्तोलक में शरीर की जो हड्डियाँ होती है ये क्या काम करती है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो गति का निर्माण करती है, बल प्रदान करती है, भार देती है या शक्ति देती है, इनमें से कौन सा रहेगा दोस्तों? तो उत्तोलक में जो हड्डियाँ होती है दोस्तों, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि उत्तोलक में जो हड्डियाँ रहेगी ये हड्डियाँ क्या करती है? तो हड्डियाँ एक सख्त डंडे का काम करती है दोस्तों। हड्डियाँ शरीर में क्या करती है? तो सख्त डंडा या उत्तोलक में छड़ का काम करती है, लेकिन ये अपने को यहाँ पे क्या प्रदान करती है? तो ये यहाँ पे अपने को प्रश्न नंबर 43 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों अपने गति प्रदान करती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 43 और इसका सही आंसर रहेगा उत्तोलक में हड्डियाँ का काम गति प्रदान करना होता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 44 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 44 रहेगा दोस्तों अपना उत्तोलक में मांसपेशियों का क्या काम है? दोस्तों यहाँ पे उत्तोलक होता है शरीर के अंतर्गत। उत्तोलक में अगर अपन मांसपेशियों को देखें तो मांसपेशियों का क्या काम होता है ये पूछा गया है। तो गति का निर्माण करेगी, भार का निर्माण, बल का निर्माण या फिर शक्ति का निर्माण करेगी। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 44 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उत्तोलक में मांसपेशियों का काम शरीर में होता है वो बल का निर्माण करना होता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 45 देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 45 रहेगा अपना अगला प्रश्न, कौन से उत्तोलक में बल भुजा भार भुजा से बड़ी होती है? दोस्तों कौन सा उत्तोलक है जिसमें बल भुजा, यहाँ पे बल भुजा है वो भार भुजा से बड़ी होती है? दोस्तों मैंने तीन अंग बताए थे, उत्तोलक के 3 भाग बताए थे, बल भुजा, भार भुजा और अक्ष। इनमें से कौन सा उत्तोलक है जिसमें बल भुजा भार भुजा से बड़ी रहेगी दोस्तों? तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 45 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के अंतर्गत बल भुजा भार भुजा से बड़ी होती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 46 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 46 रहेगा अपना अगला प्रश्न, कौन से उत्तोलक में बल भुजा मध्य में पाई जाती है? दोस्तों कौन सा उत्तोलक है जिसमें बल भुजा है वो मध्य में पाई जाती है? ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर सभी में? तो कौन सा उत्तोलक है जिसमें बल भुजा मध्य में पाई जाती है? तो प्रश्न नंबर 46 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे तृतीय श्रेणी उत्तोलक में बल भुजा मध्य में पाई जाती है। यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 46 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों बल भुजा तृतीय श्रेणी उत्तोलक 3rd क्लास लीवर में मध्य में पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 47 रहेगा अपना प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, कौन सा उत्तोलक शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कौन सा उत्तोलक है जो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर सभी उत्तोलक शरीर में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों सबसे ज़्यादा जो उत्तोलक पाया जाता है शरीर में वो तृतीय श्रेणी उत्तोलक पाया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 48 देखिए दोस्तों, यहाँ पे
कौन सा उत्तोलक शरीर में सबसे कम पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे पाया तो जाता है लेकिन शरीर में सबसे कम पाया जाता है, यह कौन सा उत्तोलक है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी या फिर सभी। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 48 और इसका सही आंसर रहने वाला है वो रहेगा दोस्तों यहाँ पे शरीर में सबसे कम जो उत्तोलक पाया जाता है वो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक पाया जाता है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। और इससे पहले मैंने बताया था कि शरीर में सबसे ज़्यादा पूछे तो शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला वो तृतीय श्रेणी उत्तोलक, और सबसे कम पाया जाता है तो वो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 49 रहेगा अपना दोस्तों। प्रश्न नंबर 49 देखिए दोस्तों, दरवाजे का खोलना और बंद होना कौन सी श्रेणी का उत्तोलक है। दोस्तों यहाँ पे दरवाजे का खोलना और उसे बंद करना ये कौन सी श्रेणी का उत्तोलक होता है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर सभी। प्रश्न नंबर 49 और इसका सही आंसर क्या रहेगा दोस्तों वो अपने को यहाँ पे टाइप करना है। चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 49 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, ये दरवाजे के खोलना और बंद होने का उदाहरण रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 50 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 50 रहेगा अपना, बल प्रदान करने वाला उत्तोलक कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे बल प्रदान यानी फोर्स बल लगाने वाला उत्तोलक कौन सा रहेगा ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 50 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, बल प्रदान करने वाला उत्तोलक वो द्वितीय श्रेणी उत्तोलक होता है। यहाँ पे दोस्तों में प्रथम श्रेणी उत्तोलक वो संतुलन प्रदान करता है अपने को, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक वो बल, और तृतीय श्रेणी उत्तोलक होता है वो अपने को गति के साथ फैलाव का कार्य करता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर अपना 51। प्रश्न नंबर 51 देंगे दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछी गई है वो कौन सी होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो प्रश्न नंबर 51 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज होती है दोस्तों, जो कान में पाई जाती है, ये अपने को ध्यान रखना है। और शरीर की सबसे बड़ी या लंबी के रूप में पूछे तो वो फीमर सबसे लंबी रहेगी, और सबसे छोटी पूछे तो वो स्टेपीज रहेगी दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। और स्टेपीज ये कान में पाई जाती है, ये भी अपने को यहाँ पे ध्यान देना रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा अपना प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 52 रहेगा, खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ होती है ये पूछी गई है, खोपड़ी के अंदर कितनी हड्डियाँ रहेंगी। तो 5, 6, 7, 8 इनमें से कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, खोपड़ी में वो 8 हड्डियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 53 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 53 रहेगा अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न, चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों, चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 53 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, चेहरे में वो 14 हड्डियाँ होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। इस प्रकार टोटल और एक हड्डी वो गर्दन में होती है। इस प्रकार अगर अपन खोपड़ी में पूरी हड्डियाँ देखें तो चेहरे में तो हड्डियाँ रहेगी, वो चेहरे में रहेगी दोस्तों 14 हड्डी, खोपड़ी में 8 हड्डी और एक गर्दन में हाइड बोन होती है दोस्तों। इस प्रकार टोटल हड्डियाँ वो 23 और कान में हड्डियाँ होती है वो टोटल 6 हड्डियाँ होती है। इस प्रकार टोटल हड्डियाँ देखें तो वो 29 हड्डियाँ रहेगी दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी। इस टोटल सिर में कितनी हड्डियाँ होती है तो वो 29 हड्डियाँ रहेगी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 देंगे दोस्तों, अक्षय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे अक्षय कंकाल के बारे में पूछा गया है कि अक्षय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों कंकाल तंत्र के 2 भाग होती है, ये आपने देखा होगा कि कंकाल में एक अक्षय दूसरा उपांगीय। यहाँ पे अक्षय कंकाल में खोपड़ी आती है, रीढ़ की हड्डी आती है और उससे जुड़ी हुई अपनी यहाँ पे पसलियाँ और रीढ़ की हड्डी से संबंधित सिर की हड्डी आई। लेकिन उपांगीय कंकाल में आते हैं सिर्फ हाथ और दोनों पैर। इस प्रकार उपांगीय कंकाल और अक्षय कंकाल ये होता है। तो यहाँ पे अक्षय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर
54 का अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियाँ होती है। ये अपने को ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 55 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 55 रहेगा अपना अगला प्रश्न, उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों यहाँ पे उपांगीय कंकाल में कितनी हड्डियाँ होती है ये आपने को बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि अक्षीय कंकाल और उपांगीय कंकाल दो प्रकार का कंकाल होता है। तो अक्षीय कंकाल जिसमें खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी और पसलियाँ आती है, लेकिन उपांगीय में हाथ और दोनों पैर आते हैं। तो यहाँ पे दोनों हाथों में और दोनों पैरों में कितनी हड्डियाँ होती है उसे अपन उपांगीय कंकाल तंत्र बोलते हैं। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 126 हड्डियाँ होती है। इस प्रकार दोनों कंकाल तंत्र में अपन मिला के देखें तो उपांगीय में 126, अक्षीय में 80 और टोटल 206 हड्डियाँ शरीर में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 55 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 126 बोन ये शरीर में उपांगीय कंकाल में पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 56 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 56 रहेगा अगला प्रश्न अपना, कान में कितनी हड्डियाँ होती है। दोस्तों इससे पहले भी मैंने बता दिया था कि कान में कितनी हड्डियाँ होती है। तो कान में दोस्तों 6, 7, 5, 8। तो दोस्तों मैंने बताया था कि कान में कितनी हड्डियाँ होती है। तो कान में एक कान में दोस्तों 3 हड्डी होती है, 2 कानों में मिला के 3 और 3 टोटल 6 हड्डियाँ कानों में पाई जाती है। और उनमें से सबसे छोटी हड्डी होती है वो स्टेपीज के नाम से जानी जाती है। तो प्रश्न नंबर 56 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 6 हड्डियाँ कानों में होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर रहेगा 57। प्रश्न नंबर 57 देंगे दोस्तों, रेडियस और अल्ना हड्डियाँ कहाँ स्थित होती है। दोस्तों रेडियस और अल्ना दो हड्डियाँ हैं, रेडियस और अल्ना ये हड्डियाँ कहाँ स्थित होती है। तो दोस्तों पैर में, सिर में, हाथ में, कूल्हे में, इनमें कौन सी जगह पे रेडियस और अल्ना हड्डियाँ स्थित रहेगी। तो प्रश्न नंबर 57 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है रेडियस और अल्ना हाथ में स्थित हड्डियाँ होती है दोस्तों ये अपना हाथ होता है। मान लीजिए ये अपना हाथ है और इस हाथ में ये तो अपने कोने वाला भाग और ये अपना हाथ का भाग है, ये अपने कलाई वाला भाग। और इसमें जो अपनी ये हाथ की अंगुलियाँ होती है इनमें जो रेडियस और अल्ना हड्डियाँ होती है वो यहाँ पे पाई जाती है। अल्ना हड्डी वो अंगूठे छोटी अंगुली की तरफ और रेडियस हड्डी वो अंगूठे की तरफ पाई जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 58 देंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 58 रहेगा अगला प्रश्न अपना, शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे शरीर में कितनी पसलियाँ पाई जाती है ये पूछा गया है कि 21, 22, 23, 24। अगर दोस्तों मैं आपको बताऊँ कि शरीर में पसलियाँ कितनी जोड़ी में होती है तो जोड़ी में पूछी तो जोड़ी में वो 12 जोड़ी होती है। लेकिन अगर संख्या के रूप में पूछे दोस्तों तो पसलियाँ शरीर में 24 पाई जाती है। ये अपने को यहाँ पे ध्यान देने की बात रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देंगे दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 रहेगा अपना अगला प्रश्न दोस्तों, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है। दोस्तों अपनी हड्डियों का अध्ययन है ये क्या कहलाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो साइटोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी, हेमेटोलॉजी इनमें से कौन सा अध्ययन हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। प्रश्न नंबर 59 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों साइटोलॉजी ये कोशिका का अध्ययन कहलाता है, हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन, और एस्ट्रोलॉजी ये दोस्तों एस्ट्रोलॉजी अलग ही विज्ञान के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 देखे दोस्तों, हड्डियों में कितना प्रतिशत पानी होता है। दोस्तों हड्डियों के अंदर कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। 21, 22, 23, 25 हड्डियों में कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 60 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हड्डियों में वो 25% पानी पाया जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 देखिए दोस्तों, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है। दोस्तों मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है, रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां या रीढ़ की हड्डी में कितनी वर्टिब्री होती है ये पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 61 में क्या रहेगा दोस्तों 23, 24, 25, 26
इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि ये अपनी खोपड़ी होती है और इसमें जो ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, इसमें जो वर्टीब्री होती है वो टोटल वर्टीब्री बचपन में अपने 33 रहेगी दोस्तों, लेकिन वो अपने जवानी में आते आते परिपक्व होकर टोटल वो कितनी बन जाती है, तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 26 वर्टीब्री हो जाती है। और 26 को ही अपन कंकाल तंत्र 206 हड्डियों में अपन 26 हड्डियों को ही शामिल करते हैं, रीढ़ की हड्डियों को। सही आंसर रहेगा दोस्तों 26 हड्डियाँ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 62 रहेगा अपना। प्रश्न नंबर 62, मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों? मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती है ये अपने को बताना है दोस्तों। मेटाकार्पल में कितनी हड्डियाँ होती है? तो 8, 9, 10, 11। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बताऊँ कि मेटाकार्पल क्या होती है, तो ये अपना हाथ का पोर्शन है, ये अपना फोर आर्म है और इसमें ये अपना कलाई वाला भाग होता है और इस कलाई वाले भाग के आगे अपनी ये अंगुलियाँ वाला भाग रहेगा दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ पे इस अंगुलियों में जो हड्डियाँ होती है वो कहलाती है दोस्तों अपनी यहाँ पे मेटाकार्पल। कलाई का भाग होता है वो कार्पल और जो कलाई से आगे अंगुलियों वाला जो हथेली का भाग होता है उसे अपन मेटाकार्पल के रूप में जानते हैं। तो मेटाकार्पल में एक हाथ में 5 अंगुलियाँ तो 5 हड्डी और दूसरे हाथ में 5 अंगुलियाँ तो 5 हड्डी, इस प्रकार टोटल मेटाकार्पल में 10 हड्डियाँ रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 63 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 63 रहेगा अपना, टार्सल में कितनी हड्डियाँ होती है दोस्तों? यहाँ पे टार्सल में कितनी हड्डियाँ होती है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों 11, 12, 13, 14 इनमें से कितनी हड्डियाँ टार्सल में रहेगी? अब टार्सल क्या होता है दोस्तों? तो पैर होता है, ये अपना पैर मान लीजिए, ये अपना पैर है और पैर में इस पैर के बाद में अपना ये आगे वाला पैर रहेगा और इसमें से जो ये अपना भाग होता है, ये जो जॉइंट का भाग, इसे अपन टार्सल के रूप में जानते हैं और जो आगे जो इस अंगुलियाँ जा रही है इसे अपन मेटाटार्सल के रूप में जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 63, तो एक पैर में 7 हड्डियाँ होती है टार्सल में, तो दूसरे पैर में 7 हड्डियाँ रहेंगी। इस प्रकार टार्सल के रूप में टोटल दोनों पैरों में वो हड्डियाँ होती है दोस्तों 14, यानी 14 हड्डियाँ रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 64 देखिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 रहेगा अगला प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। चपटी या सपाट हड्डियाँ कहाँ पाई जाती है शरीर में? दोस्तों चपटी या सपाट हड्डियाँ शरीर में कहाँ पाई जाती है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। खोपड़ी में, पैर में, हाथ में, कूल्हे में। तो प्रश्न नंबर 64 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों खोपड़ी के अंदर चपटी हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसे क्रमहीन हड्डियाँ भी अपन बोल सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना यहाँ पे प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 देखिए दोस्तों, हड्डियों में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे हड्डियों में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं ये अपने को यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप करना है। तो कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम या फिर उपरोक्त सभी। हड्डियों में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं ये अपने को यहाँ पे टाइप करना है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 65 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी ये पदार्थ हड्डियों में पाए जाते हैं। इनमें भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है, फिर फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये अपने को ध्यान रखना है और 25% जल पाया जाता है हड्डियों में, ये भी अपने को ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर रहेगा अपना प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 देखिए दोस्तों, चेहरे की बोन किसे कहते हैं? दोस्तों चेहरे की बोन किसे कहते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। अब इससे पहले मैं दोस्तों आपको बताऊं कि चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है। तो चेहरे के अंतर्गत दोस्तों 14 हड्डियाँ पाई जाती है। खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो खोपड़ी में 8 हड्डियाँ होती है। और चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है? तो चेहरे के अंतर्गत दोस्तों यहाँ पे अपने बताऊँ तो इसमें चेहरे में 14 हड्डियाँ होती है। उनमें से नीचे वाली मैंडिबल हड्डी, जबड़े की हड्डी मैंडिबल, वो एकमात्र हड्डी है चेहरे की जो हिल डुल सकती है, अपनी हलचल करती है। लेकिन इसके अलावा 13 हड्डियों में ऊपर की जो हड्डी होती है जबड़े की, वो लेक्रिमल हड्डी, ये लेक्रिमल सभी हड्डियों को बांध के रखती है, इसलिए इसे चेहरे की बोन के नाम से जानते हैं। तो प्रश्न नंबर 66 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों लेक्रिमल हड्डी, ये चेहरे की बोन के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 देखिए दोस्तों, थोरेसिक वर्टीब्रा में कितनी हड्डियाँ होती है? दोस्तों थोरेसिक वर्टीब्रा में कितनी हड्डियाँ होती है ये अपने को यहाँ पे बताना है।
अब दोस्तों थोरेसिक वर्टिब्रा होती क्या है, ये इसको पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ एक बार। थोरेसिक वर्टिब्रा में तो ये अपना जो मान लीजिए खोपड़ी वाला भाग, और ये अपना मेरुदंड का रीढ़ की हड्डी वाला भाग है। अब इसमें रीढ़ की हड्डी में मैंने आपको बताई थी कि टोटल कितनी हड्डियाँ होती है, तो रीढ़ की हड्डी में अपन ने 26 बताई थी। उनमें से जो शुरू की गर्दन से साथ ही होती है उन्हें सर्वाइकल कहते हैं। सर्वाइकल के नीचे 12 उठती है, उन्हें अपन थोरेसिक के नाम से जानते हैं। तो इसे अपन थोरेसिक वर्टिब्रा बोलते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों थोरेसिक वर्टिब्रा वो कितनी रहेगी, तो वो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 12 थोरेसिक वर्टिब्रा होती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 68 देगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 68 रहेगा अगला प्रश्न। शरीर में कितनी जोड़ी सत्य या वास्तविक पसलियाँ होती है दोस्तों? शरीर में कितनी जोड़ी सत्य या वास्तविक पसलियाँ होती है, ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो 5, 6, 7, 12 इनमें से कौन सा आंसर रहेगा दोस्तों? तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 68 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों शरीर में कितनी जोड़ी सत्य या वास्तविक पसलियाँ होती है, तो वो 7 जोड़ी शुरुआत की। अब दोस्तों ये अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, इसमें ये अपनी रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं। मान लो 12 जोड़ी रीढ़ की हड्डियाँ हैं, उनमें से जो शुरुआत की 7 हड्डियाँ होती है वो सत्य हड्डियाँ या सत्य पसलियाँ रहेगी। इसके अलावा जो नीचे की 5 होती है वो असत्य पसलियाँ कहलाती है। ऊपर की 7 सत्य पसलियाँ, नीचे की 5 असत्य पसलियाँ। लेकिन नीचे की जो 5 होती हैं उनमें भी 11 और 12 नंबर का जोड़ा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है दोस्तों। जो 11वां और 12वां जोड़ा है वो फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जाना जाता है। फ्लोटिंग रिब्स यानी तैरता हुआ जोड़े के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न नंबर 69 रहेगा। प्रश्न नंबर 69 देखिए दोस्तों। शरीर में कितनी जोड़ी है जो अवास्तविक पसलियाँ होती है? दोस्तों शरीर में कितनी जोड़ी को अपन अवास्तविक या झूठी पसलियों के नाम से जानते हैं? इससे पहले मैंने इसको क्लियर भी कर दिया, अगर थोड़ा सा भी अपन ने ध्यान दिया है। अवास्तविक, असत्य या इन्हें अपन झूठी पसलियाँ भी कहते हैं। तो शरीर में कितनी जोड़ी अवास्तविक पसलियाँ, असत्य पसलियाँ, झूठी पसलियाँ होती है? तो प्रश्न नंबर 69 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 5 जोड़ी। नीचे की जो 5 जोड़ी होती है वो अवास्तविक पसलियाँ कहलाती है। और उनमें भी 11 और 12 नंबर का जोड़ा मैंने आपको बता दिया दोस्तों, वो तैरती हुई पसलियों के नाम से जानी जाती है, फ्लोटिंग रिब्स के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 70 देखे दोस्तों। प्रश्न नंबर 70 रहेगा अपना, कॉलर बोन किसे कहते हैं? दोस्तों कॉलर बोन किसे कहते हैं ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो क्लेविकल, स्कैपुला, फीमर, टिबिया, इनमें से कॉलर बोन किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये अपना जो गर्दन वाला भाग और नीचे ये अपना जो कंधे वाला भाग होता है, इस कंधे वाले भाग में जो कंधे वाला भाग होता है उसमें जो सामने की तरफ जो हड्डियाँ होती है, ये हड्डियाँ, इसमें ये स्टर्नम हड्डी होती है और सामने की तरफ जो 2 हड्डियाँ होती है ये, इसे अपन कॉलर बोन बोलते हैं। इसे ही अपन ब्यूटी बोन के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन ब्यूटी बोन के नाम से जानते हैं, कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, और इसे इसका दूसरा नाम और इसका नाम है वो क्लेविकल। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों। तो इसे अपन क्लेविकल, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, ये पूरे नाम इसके रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 71 रहेगा अपना अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 71 देखिए दोस्तों, मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है? दोस्तों मसल्स कितने प्रकार की होती है ये पूछा गया है, कितने प्रकार की होती है? तो दोस्तों 1, 2, 3, 4 इनमें से कौन सा है प्रकार रहेगा? तो प्रश्न नंबर 71 दोस्तों और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मांसपेशियाँ 3 प्रकार की होती है। उनमें से देखिए अगर दोस्तों, तो पहली ऐच्छिक मांसपेशी, दूसरी अनैच्छिक और तीसरी हृदय मांसपेशी रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों यहाँ पे प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 देखिए दोस्तों यहाँ पे, हैंडबॉल कोर्ट का माप कितना होता है? दोस्तों हैंडबॉल कोर्ट का माप पूछा गया है कि माप कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हैंडबॉल का कोर्ट लंबाई चौड़ाई के आधार पर कितना रहेगा ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो दोस्तों हैंडबॉल का कोर्ट होता है, इसका माप क्या होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है दोस्तों। तो चले दोस्तों प्रश्न नंबर 72 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है 40 × 20 मीटर, यानी 40 मीटर लंबा 20 मीटर चौड़ा, ये हैंडबॉल का कोर्ट का माप रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट और अगला प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखिए दोस्तों,
मांसपेशियों के कौन से प्रकार होते हैं दोस्तों? इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने आपको बता दिया कि मांसपेशियाँ कितने प्रकार की होती है। तो मांसपेशियों को मैंने 3 प्रकार में बताया था आपको कि 3 प्रकार की होती है। तो वो कौन कौन सी रहेगी? तो ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी ये मांसपेशियों के प्रकार रहेंगे दोस्तों। नेक्स्ट और आज की प्रश्न का सेकंड लास्ट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 74 दोस्तों। प्रश्न नंबर 74 देखिए दोस्तों। और आज की प्रश्न अगर आपको पसंद आए तो जरूर वीडियो को शेयर भी करते रहे दोस्तों। रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान ये कितना होता है दोस्तों? ये पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों वो रहने वाला है यहाँ पे 7.35 से 7.45 ये रक्त का पीएच मान होता है दोस्तों। और इसका अगर अपन एवरेज रूप में इसको निकाले दोस्तों यहाँ पे, तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहने वाला है 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और एग्जैक्ट रूप में 7.35 से 7.45 इसका सही आंसर रहने वाला है दोस्तों। नेक्स्ट और अगला रहेगा दोस्तों लास्ट प्रश्न आज की प्रश्नोत्तरी का प्रश्न नंबर 75। और दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी अगर आपको पसंद भी आई है तो ज़रूर वीडियो को भी आप शेयर करते रहे दोस्तों। प्रश्न नंबर 75 देखिए दोस्तों। हृदय कौन सी गुहा में स्थित होता है? दोस्तों हृदय होता है, ये हृदय कौन सी गुहा में स्थित होता है ये अपने को यहाँ पे बताना है। तो थोरेसिक गुहा, सर्वाइकल गुहा, उदर गुहा, उपरोक्त सभी ये अपने को बताना है। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 75 और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों हृदय होता है वो थोरेसिक गुहा में होता है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है। तो चलिए दोस्तों अगर आप 75 प्रश्न में से आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है वो आप स्कोर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। और आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को भी आप शेयर करें। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट और आगे एक इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।